गाइस, अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं बहुत ही कम समय लगाकर और बहुत दिनों से परेशान है कि भाई अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत सारी वीडियो देख ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बट जब भी अंग्रेजी बोलने का टाइम आता है ना तो माइंड जो है पूरा ब्लैंक हो जाता है। जब भी किसी एग्जाम में बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है अब क्या करें, पास नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है अंग्रेजी को बोलने के समय या अंग्रेजी लिखने के समय। अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं ना तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 24x5 का फॉर्मूला क्या है और कैसे लोग इसका इस्तेमाल करके अंग्रेजी सिर्फ बोलते नहीं है, अंग्रेजी का कोई भी एग्जाम पास भी कर जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई अंग्रेजी सिर्फ बोले ना, अंग्रेजी के ऊपर सिर्फ बोलना बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी का एग्जाम अगर कोई भी पास करना हो तो उसके लिए रिटेन को भी मजबूत करने की जरूरत है। तो आपकी ये आज की जो ये वीडियो है ना, मैंने दो लोगों के लिए बनाई है, एक जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, दूसरा जो अंग्रेजी बोलने के साथ साथ में अपने रिटेन को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करती हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम कहने हो, आईपीएस का एग्जाम कहने हो, यूपीएससी बीपीएससी, आप कुछ भी कह दीजिए, सबकी तैयारी यहीं से होती है। कहाँ से? 24x5 से होती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन भी है। इसके पीछे रीजन क्या है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, ठीक है, अगर मैं कहूं कि अगर उसके अंदर में या तो 24 आएगा या तो उसमें 5 आएगा या तो 24x5 दोनों ही आएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि बिना 24x5 के कोई सेंटेंस बन सकता है तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहला कमांड किसके ऊपर में होना चाहिए? 24x5 के ऊपर ही होना चाहिए। इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो चलिए समझते हैं कि 24x5 कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे इसके ऊपर कमांड कर सकते हैं और अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकते हैं और साथ में रिटेन को मजबूत कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को समझेंगे, जो भी दिक्कत होगी कमेंट में बता दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन फिर दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं भाई 24x फॉर्मूले का राज क्या है। तो याद रखिए कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा ले लीजिए, ठीक है, उसमें या तो 24 आएगा या तो उसमें 5 आएगा। अब ये 24x5 कैसे काम करता है और क्या है इसको समझिए। तो 24 जो है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। 24 क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने 24 को क्या किया, एक भाग इधर लिख दिया 24 का और 5 का इधर लिख दिया है। तो 24 क्या है? वो एक हेल्पिंग वर्ब है। 24 क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर आज के बाद से आपसे कोई भी पूछता है कि भाई वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं तो आप सिंपली बोलेंगे 2 प्रकार के। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के कितने भाग है? टोटल 24 है। और मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो टोटल 5 होते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अगर आज के बाद से आपसे ये भी कोई पूछता है कि वर्ब्स किसे कहते हैं तो एक लाइन में बता दीजिएगा कि जिस चीज को देख नहीं सकते हैं, जिस चीज को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं, यानी कि मेन वर्ब्स कहते हैं। और मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि वो सेंटेंस में आता है और सेंटेंस को एक मीनिंग देने का काम करता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का काम ही क्या है? सहायता करना। तो सहायता किस में करेगा? सेंटेंस को बनाने में करेगा या सेंटेंस का अर्थ देने में करेगा। तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ कि भाई हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? सहायक क्रिया। मेन वर्ब का क्या है? मेन क्रिया। तो मेन क्रिया मतलब जब भी कोई काम होता है तो हम उसे मेन क्रिया कहते हैं, और जब भी कोई सहायक क्रिया होती है तो वो सहायता क्या करती है? मेन वर्ब को सहायता करती है या किसी भी सेंटेंस को बनाने में सहायता करती है। इसका मतलब क्या है कि हमको ये समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि भाई ये 24x5 कैसे काम करेगा अंग्रेजी बोलने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर आ गया या वॉज वर आ गया तो अब इसके साथ में ये मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे। देखिए सेंटेंस दो तरीके से होता है, या तो किसी सेंटेंस में नाम होता है या तो किसी सेंटेंस में काम होता है। दो ही चीज होता है। आप कोई भी सेंटेंस उठा कर देख लीजिए दुनिया का, या तो उस सेंटेंस में क्या होगा, किसी के बारे में बात की जा रही होगी यानी कि नाम के बारे में, ठीक है, या तो उस सेंटेंस में किसी के काम के बारे में बात की जा रही होगी। तो पहले हम समझते हैं काम को, देन आफ्टर समझेंगे नाम को, ठीक है। कैसे काम जो है 24x के साथ में 5 के साथ में काम करता है और नाम कैसे काम कर सकता है। मान लेते हैं किसी सेंटेंस में इज एम आर आ गया या वॉज वर आ गया। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगी कि भाई अगर किसी सेंटेंस में ये पांचों आ गया, इज एम आर और वॉज वर। अब याद रखिएगा बहुत सारे लोग वॉज को क्या, वर को क्या बोलते हैं? वियर। तो वियर नहीं होता, ये क्या होता है? वर होता है, ठीक है। आज से क्या पढ़ेंगे? वर पढ़ेंगे। और इसके साथ में अगर आपको वर्ब्स लगाना है यानी कि मेन वर्ब लगाना है तो हमेशा याद रखेंगे इसके साथ में V4 लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा? V4। मेन वर्ब का देखिए V1 V2 V3 V4 है ना। तो अगर जब भी आज के बाद से किसी भी सेंटेंस में इज एम आर या वॉज वर आएगा तो कौन सा रूप लगाएंगे?
वर्ब का चौथा रूप ही लगाएंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन खत्म हो गया कि हम लोग को शुरू से यही नहीं पता चलता था कि भाई अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर आया ना या वॉज वर आ गया तो अब इसके साथ में V1 लगाए, V2 लगाए, V3 लगाए, V4 लगाए, V5 लगाए, पता ही नहीं है यार। अगर नहीं पता है तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, तो फिर कैसे बोलेंगे अंग्रेजी। माइंड अगर ब्लैंक होता है होने के पीछे कारण क्या है कि हमको कंफ्यूज है, हम क्या करें, क्या कैसे कहाँ पे क्या लगता है पता ही नहीं है। तो आज से याद रखेंगे इज एम आर आएगा या वॉज वर आएगा तो हमेशा क्या लगाना है, V4 ही लगाना है। और अगर मान लेते हैं कि उस सेंटेंस में काम नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस में क्या करेंगे, एन से होता है नाउन, ठीक है, और ADJ लिख देते हैं, ADJ से यानी एडजेक्टिव। या तो उस सेंटेंस में अगर कोई काम नहीं होगा यानी कि V4 नहीं लगाएंगे तो या तो उसके साथ में हम नाउन लगा देंगे या तो एडजेक्टिव लगा देंगे। जैसे राम एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी एक क्या हो गया, नाउन हो गया, और आपने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है तो अच्छा एक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इजेमार के साथ में आप लगा सकते हैं क्या, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। अगर काम लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ V4 ही लगेगा। माइंड में बैठा लीजिए, सादे कागज पे लिख लीजिए कि भाई हमेशा इज एम आर और वॉज वर के साथ में V4 ही लगाते हैं। अगर V4 नहीं लगाते हैं तो नाउन या एडजेक्टिव लगाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात आ गई यहाँ पे हैज, हैव और हैड की। अब यहाँ पे भी क्या है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो क्लियर हो गया, अब हैज हैव हैड के साथ में कौन सा फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब का, तो हमेशा V3 लगाएंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V3 लगाएंगे। सॉरी V3 लिखना है, V4 लिखा गया है, V3 लगाएंगे, ठीक है। यानी कि अब ये भी क्लियर हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड आता है और सेंटेंस में काम की बात की जा रही है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, इस तरीके से अगर कहीं पे मैं पटना गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, ठीक है, अगर इस तरीके से आपको कहीं पे भी सेंटेंस मिल रहा है यानी कि वो परफेक्ट टेंस होता है। क्या परफेक्ट टेंस होता है वो लोग हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसको समझने के बाद में, ठीक है। अब इतना तो समझिए मैं आ गया कि हैज हैव हैड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, V3 के साथ में करते हैं। किसके साथ में करते हैं, सॉरी किसके साथ में करते हैं, तो V3 के साथ में करते हैं। कौन से टेंस में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की तो हैज हैव लगाते हैं किसके साथ में, V3 की जैसे, और यहाँ पे पास्ट की बात करेंगे तो हैड लगाते हैं। अब उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर उस सेंटेंस में कोई काम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके साथ में क्या लगा देंगे, नाउन। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। राम के पास एक कार है, राम हैज अ कार, ठीक है। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार। यानी कि ये तो दोनों हैज हैव क्या है, ये प्रेजेंट होता है, और हैड क्या होता है, इसका पास्ट होता है। जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार, ठीक है। इज एम आर क्या है, ये एक प्रेजेंट है, वॉज वर क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो वॉज वर और ये इज एम आर के साथ में क्या लगाते हैं, V4 लगाते हैं, या तो नाउन और एडजेक्टिव लगाते हैं। और हैज हैव हैड के साथ में क्या लगाते हैं, या तो V3 लगाएंगे अगर काम आएगा, या तो नाउन लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद समझिए कि यहाँ पे डू डज डिड लिखा है, तो डू के साथ में हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, V1 लगाते हैं। यहाँ पे V1 का मतलब, डू का मतलब ही V1 हो गया, डज का मतलब क्या हो गया, V5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये V2 है ना, तो ये देखिए ये दोनों क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट में प्लूरल है, ये प्रेजेंट में सिंगुलर है। तो देखिए V1 का मतलब क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, और V5 का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यानी कि अगर किसी आप वर्ब्स में एस को जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डू लिखा है, डू में आपने ES जोड़ा तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो प्लूरल का मतलब हो गया V1 और सिंगुलर का मतलब हो गया V5। तो ये दोनों क्या है, प्रेजेंट है। अब इन्हीं दोनों का पास्ट क्या है, डिड है। तो डिड के साथ में हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, हमेशा V2 लगाते हैं। समझ में आ गया। डू के साथ में V1 लगाएंगे, और उसके बाद ठीक है, डज के साथ में क्या है आपका, भी डज क्या है, लगाना क्या, ये तो है ही है, समझिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपका डिड आएगा ना तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे, हमेशा याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है इज एम आर और वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, तो इससे आप हेल्पिंग वर्ब में कौन सा रूप ले सकते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि चेंजिंग होता है समय के हिसाब से। क्या देखिए इज एम आर के साथ, वॉज वर के साथ में आप V4 लगा रहे हैं, हैज हैव हैड के साथ में V3 लगाते हैं, और डिड के साथ में V2 लगाते हैं, और डू और डज के साथ में V1 लगा लेते हैं या V5, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब का एक और पार्ट आता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि इनकी संख्या कितनी है, देखिए इसकी संख्या कितनी है, 5 5 3 8 8 3 11। तो 11 में थोड़ा थोड़ा कहीं पे हर चीज़ में चेंजिंग है, ठीक है। इसके साथ में V4, इसके साथ में V3, इसके साथ में V2। लेकिन अब ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। आज जो है बोला ना कि बहुत ही तगड़ा तरीके से आपको बात समझ में आने वाला है। तो पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 13। कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट। एक बार मेरे साथ में पढ़ेंगे शुरू से। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट।
फिर से पढ़ते हैं इसको। इज एम आर वॉज वर हैज एव हैड डू डज डिड कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट आउट टू यू स्टूड एंड इट मस्ट। इज एम आर वॉज वर हैज एव हैड डू डज डिड कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट आउट टू यू स्टूड एंड इट मस्ट। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है ना, आप 2 बार पढ़ेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा याद हो जाएगा। और इनकी संख्या 13 है और हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे तो चेंजिंग हो रहा है, ये तो आपको क्लियर चलिए हो ही गया। लेकिन इसके साथ में हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं? बिना सोचे समझे V1 लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? V1। अगर किसी सेंटेंस में कैन आता है, याद रखिएगा कैन कभी भी अकेले नहीं आता है, V1 को लेके आ सकता है, यानी कि लेके ही आएगा। यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है। जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में है ना, इज एम आर वॉज वर के साथ में V4 लगाते हैं तो ऑप्शनल है, या तो वहाँ पे नाउन आ सकता है, या तो वहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है, या तो V4 आ सकता है। हैज एव हैड के साथ में या तो V3 आएगा या तो नाउन आ जाएगा। इनके साथ में भी आप कोई भी फॉर्म लगा V2 लगा सकते हैं और उसका नाउन यहाँ पे भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, जो भी समझिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में रूल है कि जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगा तो अपने साथ में V1 को लेके ही आएगा। जब भी इन 13 में से कोई भी एक्शन आपके सामने दिखाई दे जाए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, जब अंग्रेजी बोलेंगे तो हमेशा इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट रूप ही लगाएंगे। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन, ठीक है। और मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई विल गो, तो गो कौन सा फॉर्म है? वो फर्स्ट फॉर्म ही तो है। आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो शुड के बाद जो स्पीक आया वो V1 ही तो है। तो कहना मतलब नियम क्या कहता है कि जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमेशा अपने साथ में V1 लेके ही आएगा, कभी भी अकेले नहीं आएगा। ये लोग आ सकते हैं बिना एक्शन के भी, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी बिना एक्शन के नहीं आता है, और जब भी एक्शन के साथ में आता है तो V1 को लेके ही आता है, ठीक है। अब हमको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई इज एम आर वॉज वर के साथ में V4 लगाएंगे, हैज हैव हैड के साथ में V3 लगाएंगे, डू डज डिड के साथ में क्या लगाएंगे? जैसे डिड के साथ में V2 लगाएंगे। ये V2 जो होता है सेकंड रूप ही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक बात को समझिए कि डू जो होता है वो फर्स्ट रूप ही होता है, डज जो होता है वो V5 होता है, और डिड जो होता है वो V2 ही होता है, यानी कि पास्ट होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे समझिए, हमने बोला मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया, आई वेंट, मैं जा चुका हूँ, आई गॉन, ठीक है। आई हैव गॉन, सॉरी आई हैव गॉन। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया, आई वेंट, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इसको लिखिए देते हैं, ठीक, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है, आई वेंट, मैं गया। अब यहाँ पे देखिए हमने बोला था V3, तो V3 हैज हैव हैड प्लस V3, तो अब बोलेंगे आई हैव, ठीक है, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव गॉन टू जहाँ पे आपको जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। और यहाँ पे होगा, आप इसके साथ में देखिए V1 के साथ में जो है ना आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन V5 के साथ में आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे ही गोज, वह जाता है, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जा चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब आपको बता देता हूँ कि भाई दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इनके बिना नहीं बन सकता। आपने बोला कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है, इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझना है। तो देखिए अभी एग्जाम्पल के जो वीडियो है इस यहाँ पे 24 की, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 24 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो सबको मिला के अगर एग्जाम्पल का वीडियो बनाया जाए तो लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इसलिए आज की जो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है, वैल्यूबल लगी है, और इसका पार्ट 2 जो है वो आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। पार्ट 2 अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद क्या है कि 24 और ये 5 का सबका एग्जाम्पल मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। सेंटेंस बनता कैसे किसी भी सेंटेंस में या तो 24 आएगा या तो 5 आएगा, और या तो किसी सेंटेंस में दोनों ही आएगा, लेकिन इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।